चलिए भाई, गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। और आज हम लोग पिछली क्लास शनिवार तक जहाँ तक हुआ था उस पर आगे हम लोग आज बढ़ेंगे। और शनिवार के क्लास में बताए थे कनकेव मिरर के बारे में। उसके बाद बताए थे उसका रे डायग्राम बताए थे कनकेव मिरर का। उसमें 6 कंडीशन होता है रे डायग्राम का। और फिर उसके बाद हम लोगों को आज पढ़ना है कन्वेक्स मिरर के लिए। लेकिन कनकेव मिरर का आज पहले यूज बता देंगे। यूज बता करके तब हम लोग फिर आगे चलेंगे। लेकिन उस पर भी जाने से पहले हम एक क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन का आप सभी जवाब दीजिए। आज का ये क्वेश्चन है, which day is 24 मई। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तेजी से जवाब देना है। इधर बीच में ये बात नहीं पूछ रहे थे हर दिन, क्योंकि आपको हो सकता है आदत तो पड़ ही गया होगा। मदर्स डे, ब्रदर्स डे रोशन कुमार ब्रदर्स डे, नीतीश कुमार ब्रदर्स डे। चलिए, सबसे पहले जवाब नीतीश कुमार दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रदर्स डे मनाया जाता है आज के दिन। तो देखिए भाई, आज के दिन ब्रदर्स डे मनाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। याद रखना है, इंटरनेशनल ब्रदर्स डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल ब्रदर्स डे मनाया जाता है 24 मई को। तो 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय भाई दिवस मनाया जाता है। ये जो 24 मई है अंतर्राष्ट्रीय भाई दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र में इस दिवस को पूरी दुनिया के लिए भाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे ये भी पता चलता है कि हर बहन के जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान होता है भाई का। बचपन से लेकर वो खेलना, धूपना, पढ़ना, लिखना, बहुत बार आपस में झगड़ा भी होता है, बहुत बार आपस में समझौता भी हो जाता है, बहुत तरह की बात चलती है भाई बहन में, और ये बहुत बड़ा रिश्ता है। और आज के दिन हम लोग इंटरनेशनल ब्रदर्स डे मनाते हैं। और मेरा मानना है, आपको पहले भी बताए हैं कि भाई जो है के लिए सबसे बड़ा अगर शुभचिंतक है, पहले भी बताए थे, वो बहन होती है। इसलिए आप सबको, भाई को ये बात जरूर याद रखना चाहिए, हर सुख और दुख में बहन का साथ देना चाहिए। यह है आज ब्रदर्स डे, और 24 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं, आगे का चीज बताते हैं, और ये है यूज ऑफ कनकेव मिरर। तो यहाँ पर कनकेव मिरर का हम लोग आज यूज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कनकेव मिरर का यूज हम लोग क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर है यूज ऑफ कनकेव मिरर। तो यहाँ से है यूज ऑफ कनकेव मिरर, मतलब अवतल दर्पण का उपयोग। ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए भाई, अवतल दर्पण का क्या क्या उपयोग हम लोग करते हैं, अब ये बात हम लोगों को समझना है। अवतल दर्पण का क्या यूज करते हैं? देखिए, इसका पहला यूज है एज ए सेविंग मिरर, मतलब दाढ़ी बनाने वाला दर्पण के रूप में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, दाढ़ी बनाने दाढ़ी बनाने वाला दाढ़ी बनाने वाले दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, दर्पण के रूप में बताए थे पिछले क्लास में कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम पोल और फोकस के बीच रखते हैं कनकेव मिरर में, उसका प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और बहुत बड़ा होता है। तो वही बात है, जब कोई व्यक्ति अपना दाढ़ी बनाता है तो वो जब दर्पण के सामने पोल और फोकस के बीच रखता है अपना चेहरा को, तो उसका इमेज बहुत बड़ा बनता है, सीधा बनता है। और वैसी स्थिति में दाढ़ी बनाना
बहुत आसान होता है। इसलिए कनकेव मिरर का यूज हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं इसमें, क्योंकि इसके द्वारा जो इमेज होता है इस स्थिति में ये तब होता है यहाँ पर जबकि जबकि फेस को रखा जाता है पोल पोल एंड पोल एंड फोकस के बीच रखा जाता है। तो फेस को हम लोग कहाँ रखते हैं? पोल और फोकस के बीच रखते हैं। ऐसे स्थिति में हमारा इमेज कैसा बनता है? तो हमारा इमेज जो है वो बनता है इरेक्ट, जैसा हम यहाँ पे हैं वैसा ही सीधा इमेज हमारा बनता है। दूसरी बात है, ये इमेज कैसा बनता है? ये लार्ज इमेज बनता है, बड़ा इमेज बनता है, और इसलिए दाढ़ी जो है देखना बड़ा आसान होता है, फिर बनाने में आसानी होती है। तो याद रखना है, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर 2 पर चलते हैं और अगला नंबर देखिए। अगला नंबर है आपका, दूसरा नंबर है इन ऑप्थेल्मोस्कोप। इन ऑप्थेल्मोस्कोप क्या हुआ भाई? इन ऑप्थेल्मोस्कोप का मतलब हुआ यहाँ पर, इन ऑप्थेल्मोस्कोप का मतलब हुआ, इस जगह इसका हिंदी हुआ अंतःदर्शी। अंतःदर्शी अंतःदर्शी में, ये अंतःदर्शी क्या हुआ? देखिए, डॉक्टर जो है ऑप्थेल्मोस्कोप में कनकेव मिरर का यूज करते हैं। खास करके जो ENT के डॉक्टर होते हैं, ENT 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 के जो डॉक्टर होते हैं, जिसको हम लोग ई का मतलब होता है ईयर, है ना, और एन का मतलब होता है नोज, और टी का मतलब होता है थ्रॉट, है ना, आँख, नाक, गला। इस चीज़ों को देखने वाला जो डॉक्टर होता है वो अंतःदर्शी में इसका यूज करता है। उसके पास एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स में ये सब दर्पण जो है कनकेव मिरर है। ये सब जो मिरर देख रहे हैं कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर से उसके पास आप देखेंगे एक छोटा सा टॉर्च के जैसा होगा। ये ऐसे करके जला करके देखते हैं दांत को, ऐसे करके देखते हैं गला को, ये सब से वो डॉक्टर देखते हैं। इस पार्ट को हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं, और ये डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। इसका आँख कान नाक वाला डॉक्टर भी इसका यूज करते हैं। तो कनकेव मिरर का ऑप्थेल्मोस्कोप में डॉक्टर यूज करते हैं। अगला नंबर है इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट है इसमें एज रिफ्लेक्टर। एज रिफ्लेक्टर का मतलब हुआ परावर्तक के रूप में। तो यहाँ पर अगला नंबर है परावर्तक। परावर्तक के रूप में, परावर्तक के रूप में हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि ये मिरर है तो साथ है यहाँ पर जितने भी लाइट की किरणें आएगी, जितने भी लाइट की किरणें आएगी, ये सभी किरणें यहाँ से क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, आएगी ये किरणें और रिफ्लेक्ट होती जाएगी। इस प्रकार से सभी किरणें यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए हम लोग इस प्रकार के मिरर को रिफ्लेक्टर बोलते हैं। इट इज़ द रिफ्लेक्टर। तो याद रखना है, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग रिफ्लेक्टर में करते हैं, और टॉर्च सब में जो लगाते हैं उसमें भी हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। बहुत से स्थानों पर हम लोग परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। और अब इसमें जो अगला नंबर है ये तो आपको पहले पढ़ा दिए हैं। अब एक और चीज़ यहीं पर देख लीजिए, एक और यूज, 3 यूज हो गया, चौथा नंबर यहाँ बता रहे हैं। देखिए नंबर 4 नंबर में यहाँ पर है, नंबर 4 में है इन सोलर कुकर। इन सोलर कुकर मतलब सोलर कुकर में, सोलर कुकर में, ये हुआ सोलर कुकर में। सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। शुरू में ही जब हम टाइप ऑफ मिरर पढ़ाए थे उसमें भी इसके बारे में बताए थे कि सोलर कुकर जो होता है इसमें हम लोग यूज करते हैं कनकेव मिरर का, क्योंकि ये कनकेव मिरर जो है इस पे जितने भी लाइट यहाँ पर आता है, जितना भी लाइट यहाँ पर आता है, ये कनकेव मिरर है, ये सभी लाइट, क्योंकि जनरली इसमें एक स्थान पर
आकर के मिल जाता है और इसमें यहाँ पर इस तरह से मिलते जाता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती है और ये जिस जगह पे कट जाता है तो यहाँ पर ये फोकस होता है और यहाँ पर ये रेडिएंट एनर्जी के रूप में, रेडिएंट एनर्जी के रूप में यहाँ पर ये हीट उत्पन्न करता है। रेडिएंट एनर्जी का मतलब होता है विकिरण ऊर्जा, और यहाँ पर ये हीट उत्पन्न होता है जो कि कुकिंग के लिए यूज होता है, यूज फॉर कुकिंग, यूज फॉर कुकिंग, ये खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है दाढ़ी बनाने के लिए, अवतल दर्पण का उपयोग होता है अंतःदर्शी के रूप में, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में, और अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोप में करते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ द कनकेव मिरर। ये कनकेव मिरर का बहुत इंपॉर्टेंट यूज था। अब आगे हम लोग चलते हैं और देखिए अब अगला पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट अब आता है कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर कन्वेक्स मिरर अगला पॉइंट है। देखिए भाई, व्हाट इज कन्वेक्स मिरर। अब हम लोगों को कन्वेक्स मिरर के बारे में समझना है। कन्वेक्स मिरर को हम लोग हिंदी में उत्तल दर्पण कहते हैं। कन्वेक्स मिरर का मतलब है उत्तल दर्पण, इसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए भाई, ये उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण किसे कहा जाता है। इट इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर हैविंग इनर पार्ट सिल्वर्ड एंड आउटर पार्ट एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका हिंदी ये हुआ, यह कांच के खोखला गोला का एक भाग होता है जिसका भीतरी सतह कलई किया हुआ होता है, जबकि बाहरी सतह परावर्तक होता है, देखिए भाई, तो याद रखना है, इट इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल सरफेस यानी कि हॉलो स्फीयर, वही खोखला गोला, हैविंग इनर पार्ट सिल्वर्ड एंड आउटर पार्ट एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इट इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। इसी को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं, जिसमें कि ये कांच के खोखला गोला का एक भाग होता है, पीछे बताए थे कटिंग करके। यहाँ पर इसका जो अंदर वाला पार्ट है ये पॉलिश्ड होता है और बाहर वाला पार्ट जो है रिफ्लेक्टेड होता है। यहाँ पर हम एक फिगर आपको बना दे रहे हैं, इस फिगर को आप इस तरह से अपने से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है इस तरह से ये पॉलिश्ड किया हुआ है और यहाँ पर ये जो लाइट है इस तरह से, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कन्वेक्स मिरर है। इनर पार्ट इसका जो है पॉलिश्ड होता है, उस तरफ जो है ये पॉलिश्ड है, इट इज पॉलिश्ड। इस तरफ जो भाग है इसका पॉलिश्ड पार्ट है और इस तरफ जो पार्ट है इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट है, इट इज द रिफ्लेक्टेड पार्ट। अब इसमें जितने भी लाइट की किरणें आएगी वो सभी इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है और जाकर फोकस पर मिल जाती है। और इस तरह के मिरर को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के मिरर को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर। सच टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। इस तरह के मिरर को ही हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ये रहा कन्वेक्स मिरर, इस तरह से लाइट जो है आया और क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो। तो याद रखना है ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें हमेशा जो इमेज होता है वो मिरर के पीछे बनता है
हमेशा जो इमेज होता है मिरर के पीछे बनता है, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, इस पॉइंट को उसका फोकस भी कहते हैं। तो ये था कन्वेक्स मिरर किसे कहा जाता है। अब कन्वेक्स मिरर समझने के बाद अब हम लोगों को ये समझना है, यहाँ पर कन्वेक्स मिरर समझ गए, जितने भी इस फिगर में भी देखिए जितने भी लाइट यहाँ पर आया है, ये सभी लाइट जो है ये बिल्कुल यहाँ पर जा करके कटा है और ये सब रिफ्लेक्ट हुआ है। इट इज़ द फोकस, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। ये डिजिटल फिगर है, आप इस फिगर को नोट कर लीजिए। और ये था कन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक कनकेव मिरर, उसका रे डायग्राम पढ़े, फिर उसका यूज पढ़े, और दूसरा कन्वेक्स मिरर, अब इसका हम लोग डिफिनेशन पढ़े, अब इसका रे डायग्राम पढ़ेंगे। देखिए इसका रे डायग्राम कैसा होगा। अब हम लोग इसके रे डायग्राम पे चलेंगे। देखिए भाई, अब आगे है रे डायग्राम। रे डायग्राम कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम, इसमें दो ही कंडीशन होता है, एक वो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, दूसरा वो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच होता है। इसमें दो ही कंडीशन होता है। देयर आर टू कंडीशन ऑफ रे डायग्राम इन द कन्वेक्स मिरर। नंबर फर्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। नंबर सेकेंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी। यही दो कंडीशन होता है। चलिए इसका दो कंडीशन आपको बताते हैं। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप देख सकते हैं, लाइट यहाँ से आ रहा है और ये फोकस पे कट रहा है। लेकिन हम लोग इसका डायग्राम ऐसे करके भी बना सकते हैं। वी कैन ड्रॉ दिस डायग्राम सच एज, ए नंबर हम लोग ले रहे हैं, पहला नंबर यहाँ पर है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अनंत पर है। मतलब जब वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु अनंत पर है तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। जब वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। देखिए यहाँ पर ये है एक कन्वेक्स मिरर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो तय है यहाँ पे जो लाइट होगा बिल्कुल पैरेलल आएगा, इस तरह से आएगा लाइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। लाइट जब पैरेलल आएगा तो ये इस तरह से यहाँ पर मिलेगा, इस तरह से यहाँ पर मिलेगा, और ये जहाँ मिला वो क्या हो गया, फोकस हो गया। इट इज़ द फोकस, ये इसका फोकस हो गया। ये लाइट इधर रिफ्लेक्ट हो गया। तो इमेज इसका कहाँ बना, इमेज इसका बना नंबर वन एट फोकस। इसका इमेज कहाँ बन गया, फोकस पे बन गया। नंबर टू, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ जो है बहुत बड़ा होगा इसके तुलना में, इसलिए बहुत छोटा होगा। नंबर थ्री में हम लोग लिख सकते हैं ये बहुत छोटा हो गया, और दूसरी बात लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, ये जो है वर्चुअल होगा, काल्पनिक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लाइट नहीं कट रहा है, डायरेक्ट लाइट जो है छितर गया है, इसलिए यहाँ पर लाने पे कटा है, ये वर्चुअल लाइन आने पे कटा है, इसलिए इमेज वर्चुअल होगा। और नंबर फोर में याद रखेंगे कि ये जो बनेगा ये स्मॉल तो हुआ ही, लेकिन ये सीधा होगा, क्या होगा, इरेक्ट होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। तो हिंदी में कह सकते हैं कि जब वस्तु कन्वेक्स मिरर के लिए अनंत पर रखा गया हो तो उसका फोकस पर इमेज बनेगा, बहुत छोटा होगा, काल्पनिक होगा, और क्या होगा, सीधा होगा। याद रह जाएगा। तो ये था इसमें, जब ऑब्जेक्ट इसका इन्फिनिटी पर हो तब इमेज कहाँ बनेगा। अब अगले नंबर पे चलते हैं और इसका दूसरा नंबर पे हम लोग देखते हैं, और दूसरा नंबर देखिए क्या है। अगला नंबर है ऑब्जेक्ट एट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। मतलब पोल और इन्फिनिटी के जब ऑब्जेक्ट है तब इसका इमेज कहाँ पर बनेगा। तो देखिए पोल और इन्फिनिटी के बीच जब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा, हम लोग डायग्राम अब इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर इसका हेडिंग लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। देखिए भाई, तो यहाँ से ये हो गया हम लोगों का कन्वेक्स मिरर। एक डायग्राम ये भी है, यहाँ से आप देख सकते हैं लाइट एक आया सी से होकर के गया, और यहाँ से आया फिर एफ से होकर के गया। तो यहाँ से इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट हम लोग चुन लेंगे, और ये इसका जो है ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है
इट इज़ द ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इसके पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में है। तो अब जो लाइट होगा, अब जो इसका लाइट होगा यहाँ पर गौर करना है, ये हो गया इसका एफ और ये हो गया इसका सी। तो एक जो लाइट होगा वो बिल्कुल सी से होकर जाएगा, एक जो लाइट होगा वो बिल्कुल सी से हो करके जाएगा और ये इस तरह से लौटेगा, ये चला गया कहाँ पर, सी पर। और एक जो लाइट होगा वो बिल्कुल एफ से हो करके जाएगा और ये चला गया इधर, यही इसका इमेज बन गया। इट इज़ द इमेज। तो यहाँ पर ये जो है इसका इमेज बन गया, ये इसका इमेज हो गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अब जो इमेज बना वो क्या हुआ, वो भी तो वर्चुअल होगा। क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है, कभी रियल नहीं बनता है। कन्वेक्स मिरर में हमेशा डायरेक्ट इमेज ही बनता है, कभी भी इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता है। ये सब मार्केबल है, नोटेड पॉइंट है। तो अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस जगह नंबर वन, नंबर वन में याद रखना है कि इमेज जो बनेगा बिटवीन बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और फोकस के बीच इमेज बनेगा इसमें। नंबर टू स्मॉल बनेगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज क्या होगा, स्मॉल होगा। नंबर थ्री में वर्चुअल होगा इमेज, इमेज जो होगा ये क्या होगा, वर्चुअल होगा। और नंबर नंबर फोर जो है ये क्या होगा, इरेक्ट होगा, सीधा होगा। तो देख सकते हैं जब वस्तु को अनंत और पोल के बीच में रखा जाए उत्तल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच होता है, छोटा होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है। तो कन्वेक्स मिरर का दो ही कंडीशन है रे डायग्राम के लिए। इसमें अगर दोनों डायग्राम आप ठीक से याद रखते हैं तो कन्वेक्स मिरर से संबंधित न्यूमेरिकल्स को या इसके थ्योरी को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस तरह से देख सकते हैं कि रे डायग्राम कनकेव मिरर के लिए 6 हुआ और कन्वेक्स मिरर के लिए 2 हुआ। तो 6 और 2 8, ये 8 अगर रे डायग्राम 8 रखते हैं ठीक से क्लियर, तो आप अच्छी तरह इसका कोई भी न्यूमेरिकल्स या कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो ये था हम लोगों का कन्वेक्स मिरर के बारे में। अब कन्वेक्स मिरर का यूज क्या क्या है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग किस में करते हैं, देखिए भाई, कन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग करते हैं, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर, इट इज यहाँ पर होगा, इसको इस तरह से आपको लिखना है, यहाँ पर इट इज यूजफुल, इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। इट इज यूजफुल इन शॉप्स, इट इज यूजफुल इन शॉप्स। इट इज यूजफुल इन शॉप्स का मतलब हुआ, नंबर वन, इसका उपयोग, इसका उपयोग दुकानों, इसका उपयोग दुकानों में किया जाता है। देखिए भाई, उत्तल दर्पण का चूंकि दृष्टि क्षेत्र, फील्ड ऑफ व्यू पीछे पढ़ाए थे, दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए दुकान जो होता है आदमी का, उसमें बहुत सारा सामान बहुत जगह रखा हुआ होता है। इसलिए वहाँ दुकानदार क्या करता है, कन्वेक्स मिरर लगा देता है जहाँ पर वो बैठता है। वहीं से कोई ग्राहक आया तो देख लिया ये मेरा वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है और जाकर वो निकाल लेता है। तो कन्वेक्स मिरर का उपयोग दुकानों में विस्तृत दृष्टि क्षेत्र के लिए वस्तुओं को देखने के लिए दुकानदार करता है, याद रह जाएगा। अगला नंबर है इन डबल डेकर बसेस, नंबर 2 है दो मंजिला, दो मंजिला बसों, दो मंजिला बसों में। देखिए भाई, दो मंजिला बस देश में हर जगह नहीं चलता है। अभी के समय में देश में
केवल मुंबई में 2 मंजिला बस हम लोगों के देश में चलता है, और दूसरे देश में इंग्लैंड में भी चलता है, लंदन में बहुत से जगहों पे चलता है। तो 2 मंजिला बस जो है हम लोगों के देश में मुंबई में चलता है। अगर आप कभी जाते हैं तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। उसमें क्या होता है कि नीचे वाला जो है गेट, वहाँ से तो एक बार पूरा पैसेंजर बैठ गया, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ा और ऊपर पे बैठ गया। अब कंडक्टर तो एक ही होता है और ड्राइवर तो अपनी सीट पे होता है। कंडक्टर अब नीचे वाला ऊपर वाला दोनों आदमी को कैसे देखेगा? उसके लिए वो गेट के पास कन्वेक्स मिरर लगा होता है, उससे उसको नीचे वाला भी दिख जाता है और ऊपर वाला भी दिख जाता है। तो दोनों पैसेंजर कौन किधर है वो सब उसको दिख जाता है। इसलिए 2 मंजिला बस में कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। आगे है एच ए साइड मिरर। एच ए साइड मिरर, एच ए साइड मिरर मतलब साइड, साइड, साइड दर्पण के रूप में, साइड दर्पण के रूप में गाड़ी, गाड़ी में होता है। देखिए भाई, ये जो कन्वेक्स मिरर है, जितनी भी गाड़ी है, चाहे वो कार हो, ऑटो रिक्शा हो, बस हो, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी हो, सभी में ड्राइवर के सीट के बाहर, इधर गाड़ी के बाहर एक मिरर होता है, और वो मिरर एक कन्वेक्स मिरर है। और उस मिरर से ड्राइवर पीछे दूर दूर तक कौन गाड़ी आ रही है, क्या है, नहीं है, सब दूर दूर तक देख लेता है। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। इसको ड्राइवर मिरर भी कहा जाता है। आगे है एज ए लार्ज फील्ड ऑफ व्यू, बहुत बड़ा दृष्टि क्षेत्र के रूप में, बहुत, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा दृष्टि क्षेत्र के रूप में, दृष्टि क्षेत्र के रूप में, बहुत बड़ा दृष्टि क्षेत्र के रूप में। तो देखिए भाई, जितने भी दर्पण हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो प्लेन मिरर है, चाहे वो कन्वेक्स मिरर है, चाहे कनकेव मिरर है, इलिप्टिकल मिरर होगा, पैराबोलिक मिरर होगा, जितना भी मिरर है, सभी दर्पण में सबसे बड़ा फील्ड ऑफ व्यू दृष्टि क्षेत्र कन्वेक्स मिरर का होता है। और यही कारण है कि इसका उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, इसका उपयोग हम लोग 2 मंजिला बसों में करते हैं, इसका उपयोग हम लोग दुकानों में करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा गुण है बहुत बड़ा दृष्टि क्षेत्र का होना, और ये इसका सबसे बड़ा गुण में से एक है, जिसके चलते इसका उपयोग बहुत से चीज़ों में किया जाता है। ये था कन्वेक्स मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर का कौन कौन सा रे डायग्राम है, वस्तु को कहाँ रखेंगे, इमेज कहाँ बनेगा, और कन्वेक्स मिरर का हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, करते हैं। तो ये था स्फेरिकल मिरर, पूरा कंप्लीट हो गया। स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। नंबर फर्स्ट कनकेव मिरर, नंबर टू सेकेंड मिरर। वी हैव completed now the ray diagram and usage of concave mirror and convex mirror also। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ों को पूरा कर चुके हैं, और आगे हम लोग अब बढ़ने वाले हैं न्यू कार्टेजियन सिस्टम पर। देखिए भाई, न्यू कार्टेजियन सिस्टम पर जब हम लोग चलेंगे, इसके लिए अब पहले यहाँ पर गौर करना है। कार्टेजियन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, न्यू कार्टेजियन साइन कन्वेंशन रूल। अब यहाँ पर ये हम पूछना चाहेंगे आप सभी तमाम स्टूडेंट से कि बता सकते हैं कि न्यू कार्टेजियन सिस्टम जो है, चिन्ह परिपाटी का नियम कब लागू किया गया? व्हेन न्यू कार्टेजियन सिस्टम इज इन एप्लीकेशन सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम में इसका कब यूज किया गया? चलिए, आपने पढ़ा है पहले से, बताइए कार्टेजियन सिस्टम जो है, चिन्ह परिपाटी का नियम कब लागू हुआ? चिन्ह परिपाटी का नियम कब लागू हुआ? आप सभी से पूछा जा रहा है, चिन्ह परिपाटी का नियम कब लागू हुआ? सुमन कुमार 1889, मोहित कुमार 1940, अमन राय 1889।
हम न्यू कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। सबका अपना अपना जवाब आ रहा है। ज़्यादा का जवाब 1889 है। हम न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल की बात कर रहे हैं। कब लागू हुआ? पुराने का नहीं। चलिए, जो नहीं जानते हैं उसने अपनी सच्चाई स्वीकार कर ली है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ईमानदारी से पूर्वक पढ़ाई करते हैं। लेकिन 1989 कुछ का आ रहा है, 1898 आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जवाब आ रहा है। देखिए, तो कब लागू हुआ इसको हम यहाँ पे बता दें, लेकिन अभी हम पहले इसके बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे, या बोल ही देते हैं, बताना तो है ही। तो यहाँ पर ये 1941 में न्यू कार्टेशियन सिस्टम लागू हुआ, NCSC। ये लागू हुआ, न्यू कार्टेशियन सिस्टम लागू हुआ कब? 1941 ईस्वी में। चलिए, अब आप सभी स्टूडेंट आगे बढ़ें और समझने की कोशिश करें न्यू कार्टेशियन रूल क्या है। देखिए भाई, अब गौर कीजिए। अब गौर करना है हम लोगों को कि न्यू कार्टेशियन जो रूल है ये क्या है एक्चुअली। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत से स्टूडेंट जो है बहुत गंभीरतापूर्वक पढ़ाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मन से पढ़ाई नहीं करते हैं। और जो मन से पढ़ाई नहीं करते हैं, इसका कारण कुछ स्टूडेंट का भी दोष है और कुछ वातावरण का भी दोष है। इसमें कुछ एटमॉस्फेरिक सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ है जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट मन से पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले इंटरनेट का ज़माना नहीं था, और पहले सभी स्टूडेंट कैसे पढ़ा करते थे? बुक से पढ़ते थे। वो बुक खरीदते थे और बुक के एक एक चीज़ों को पढ़ा करते थे। लेकिन अब बहुत सारे स्टूडेंट बुक भी नहीं खरीदते हैं। वो जो भी चीज़ होगा, कुछ भी आम बेल इमली कुछ भी, वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं। इंटरनेट पे सारा चीज़ सही होगा ऐसा नहीं है, और इंटरनेट से सारी चीज़ों की जानकारी हमें सही मिल जाएगी वो भी ऐसा नहीं है। क्योंकि इंटरनेट को भी किसी आदमी ने ही लोड किया। उसके पास जो रिसोर्सेस था, उसके पास जो जानकारी था, वो जानकारी को उसने अपलोड किया। लेकिन ऐसा भी है कि उसके पास वो कुछ ऐसी भी जानकारी है जो नहीं हो। अब देखिए, अभी के समय में अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते नहीं हैं या पढ़ने पे ध्यान नहीं देते हैं, तो अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। एक टीचर है और वन, और यहाँ पर ये है टीचर टू। देखिए भाई, अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझना है कि मेरा कहने का उद्देश्य क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं। अगर इस बात को आप समझ पाए तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने लाइफ में एक अपनी पहचान बनाते हुए आगे बढ़ पाएंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए, ये टीचर वन है। अगर यहाँ पर अभी के समय के जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, लाइट पूछा गया, लाइट का डिफिनीशन बताया गया कि लाइट है क्या, प्रकाश है क्या, प्रकाश किसे कहते हैं, व्हाट इज लाइट। तो जब ये पूछा गया कि प्रकाश क्या है, तो गौर कीजिए यहाँ पर प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है यहाँ बताया गया कि द विजिबल विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
wave is called light. The visible part of electromagnetic wave is called light. अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड लाइट। अब प्रश्न है, इस चीज़ों को क्लास करने वाले कितने स्टूडेंट्स समझ पाए, इस पर हम लोग ज़रा सोचते हैं तो पता चलता है कि इसमें वो स्टूडेंट इसको समझ पाए जिसका प्रतिशत मात्रा 10% है। 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं समझ पाए। ये है अंडरस्टैंड और ये है नॉट अंडरस्टैंड। ये नॉट अंडरस्टैंड, इसमें से ये डिफिनेशन जब दिया गया लाइट का तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच में पड़ गए। सर क्या हुआ, सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ, ये कुछ पता ही नहीं चला, कुछ पता नहीं चला। लेकिन अब कोई एक ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो प्रकाश है, प्रकाश के बारे में उन्होंने परिभाषा दिया कि देखिए उसमें लिखा प्रकाश, ससुरा प्रकाश एक तरंग है। हाँ, तो विद्यार्थी सब ताली बजा रहा है। अरे भाई, तो समझ में एक बागे में आ गया, न कोई कंफ्यूजन न कोई डाउट। ससुरा प्रकाश एक तरंग है, कोई कंफ्यूजन नहीं, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे 90% स्टूडेंट नहीं समझ पाया, 10% स्टूडेंट समझ पाए। अब पूछा गया कि सर इसमें क्या हुआ, तो टीचर बोला कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय और विजिबल पार्ट का मतलब होता है दृश्य भाग। तो विद्युत चुंबकीय का दृश्य भाग उसको प्रकाश कहते हैं। तो अब ना ये प्रतिशत समझने वाले का बढ़कर 50 पर आ गया। अभी भी 40% विद्यार्थी सोच में पड़ गया है। अब इसका मतलब इसे अच्छा टीचर नहीं माना जा रहा है, इसे अच्छा माना जा रहा है क्योंकि ये 100% विद्यार्थी अंडरस्टैंड कर गया है, अंडरस्टैंड। अब आप यहाँ पर इस तरह का चीज़ों को अच्छा माना जा रहा है। ससुरा प्रकाश एक तरंग है, लेकिन यहाँ पर समझने में बहुत सारे विद्यार्थी को परेशानी हो रही है। तो इसका मतलब आप समझ पाए क्या है, स्टूडेंट के पढ़ने का स्तर नीचे चला गया है। आप मोबाइल चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में, गाना सुनने में, मूवी देखने में अपना समय बिताते हैं। इसको आप समझना नहीं चाहते हैं, इस पर समय नहीं देना चाहते हैं, तो ये टीचर खराब हो जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने बता दिया कि ससुरा प्रकाश एक तरंग है, तो आपको लगता है दिमाग में बैठ गया और बड़ी आसान चीज़ है। लेकिन आपका लेवल नीचे चला गया, आपका लेवल नीचे चला गया। ये टीचर अच्छा नहीं हुए, लेकिन आपका लेवल नीचे है, इसलिए आप इसे अच्छा मानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अच्छे लेवल के हैं, लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो इस तरह की स्थिति में आप अपने आप को थोड़ा सा गेन कीजिए। आप सोचिए कि विजिबल पार्ट, विजिबल का मतलब क्या होता है, दृश्य। अपने से सोचना है, अपने से सोचना है। विजिबल का मतलब क्या होता है, दृश्य। पार्ट का मतलब क्या होता है, भाग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जो विद्युत चुंबकीय, उसको तोड़िए, अर्थ निकालिए। और अगर ऐसा कर लिए तो ये इंटरनल माइंड में जब बैठ जाएगा तो फिर नॉलेज बहुत आगे निकल जाएगा। इसलिए इस चीज़ों को अपने से समझने की कोशिश करना है। और मुझे उम्मीद है अगर आप हर एक पॉइंट में ऐसा करते हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। और ये एक एग्जाम्पल था, ऐसी स्थिति हो रही है। अब यहाँ पर अगर पूछा जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है इनका, तो ये कहते हैं कि ये भी कहते हैं कि आज के स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए हम ऐसा पढ़ा रहे हैं। कि ससुरा प्रकाश एक तरंग है, वो समझ जाता है। लेकिन प्रकाश एक तरंग है, केवल ये स्थिति से ससुरा, पिता, माता ऐसे करके अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन आपका लेवल गिर रहा है ओवरऑल, ये इसका संदेश निकलता है। इसलिए आप अपने लेवल को ऊंचा ले जाइए, अपने लेवल को ऊपर ले जाइए और इस तरह की चीज़ों से ज़रा बचने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। और अब अगला पॉइंट है हम लोगों का, नेक्स्ट पॉइंट है, और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है न्यू कार्टेशियन रूल।
देखिए भाई, न्यू कार्टेशियन रूल क्या बताता है? न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल, इसको हम लोग न्यू का मतलब होता है यहाँ पर डिनोट करते हैं एन से, कार्टेशियन को डिनोट करते हैं सी से, साइन को डिनोट करते हैं एस से और कन्वेंशन को डिनोट करते हैं सी से। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल, और ये लागू हुआ 1941 में। इसका हिंदी हुआ चिन्ह परिपाटी का नया नियम। चिन्ह परिपाटी का नया नियम, ये लागू हुआ 1941 में। तो देखिए भाई, तो चिन्ह परिपाटी का नया नियम लागू हुआ कब? 1941 में। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? NCSE, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल, चिन्ह परिपाटी का नियम। देखिए, चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है? नंबर वन में हम लोग आते हैं, और नंबर वन पे जब हम लोग चलते हैं तो देखते हैं ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। मतलब गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के ध्रुव गोलीय दर्पण के ध्रुव से सभी दूरी मापी मापी जाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव से सभी दूरी मापी जाती है। याद रखना है, साइन कन्वेंशन रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना मिरर का और लेंस का दोनों का पूरा थ्योरी न्यूमेरिकल सब गलत हो सकता है। इसलिए ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट को। पहला है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से सभी दूरी मापी जाती है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला बात याद हो गया। दूसरा पॉइंट, इसको हम समझाएंगे भी फिगर द्वारा। नंबर टू में है, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द यहाँ पर अपोजिट नहीं होगा, यहाँ पर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ। तो यहाँ पर आपको अपोजिट यूज नहीं करना है। यहाँ देखिए मिस प्रिंटिंग हो गया है। देखिए, द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब हुआ प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। मापी गई दूरी धनात्मक होती है। देखिए भाई, पहला पॉइंट है कि सभी दूरी हम लोग कहाँ से मापते हैं? पोल से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। दूसरा हुआ, प्रकाश के दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक। फिगर द्वारा भी समझाएंगे, पहले इसको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है इसमें, डिस्टेंस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट इज टेकन एज नेगेटिव। नंबर 3 हुआ कि प्रकाश के विपरीत दिशा में, प्रकाश के विपरीत दिशा में, ये दिशा है, प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए भाई, नंबर 4, द अपवर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव। नंबर 4, प्रधान अक्ष से लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है। तो ये हो गया चौथा पॉइंट।
प्रधान अक्ष से लंबवत ऊपर मापी गई दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। और नंबर 5 है, तो सभी स्टूडेंट नोट कर चुके हैं। और अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर यहाँ पे है, द डाउनवर्ड डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि प्रधान अक्ष से नीचे की ओर मापी गई दूरी प्रधान अक्ष से लंबवत हाँ? प्रधान अक्ष से लंबवत नीचे की ओर मापे गए दूरी ऋणात्मक होती है। मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। देखिए भाई, इसमें 5 पॉइंट है। यही 5 पॉइंट साइन कन्वेंशन रूल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यह डिजिटल डायग्राम भी है, लेकिन इसमें आपको विजिबिलिटी साफ नहीं होगा। हम आपको डायग्राम बना रहे हैं, वही डायग्राम आपको बनाना भी है। तो देखिए, ये 5 बात हो गई। अब इसमें से हम लोग इसके डायग्राम पे चलते हैं। देखिए, इसका डायग्राम समझिए। तो साइन कन्वेंशन रूल, ये जो 5 पॉइंट है, इस 5 पॉइंट को कैसे दिमाग में रखेंगे, तो इसका डायग्राम देखिए। इसका डायग्राम क्या है, यहाँ पर ये रहा डायग्राम, ये है कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर में भी ले सकते हैं, किसी भी एक मिरर में समझिए, सभी में लागू होगा। देखिए, यहाँ से ऐसे है, और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है। बाकी फोकस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये सारी बात पहले बताए ही हैं। तो यहाँ पर अब समझना है, साइन कन्वेंशन रूल समझना है हम लोगों को। और एक बार फिर से बोल रहे हैं, साइन कन्वेंशन रूल बहुत ही आसान है। अभी देखा आपने 5 पॉइंट, लेकिन पता है इसमें आधा से अधिक विद्यार्थी जब सवाल बनाने की बारी आती है ना, कब प्लस कब माइनस हो जाता है, उस बुतला जाता है। कारण क्या है, पढ़ते समय वो ठीक से ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए वही बात अभी जो पीछे पढ़ा रहे थे, वो खोजता है एकदम उस तरह से तो दिक्कत है आगे चलकर। इसलिए हम लोग उस तरह से नहीं चलते। लोग का एक सिस्टम होता है पढ़ने का, पढ़ाने का। तो समझिए, गौर कीजिए, यहाँ पर ये एक मिरर है, और ये जो मिरर है यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर जो लाइट है, एक और बात ध्यान देना है, इधर हुआ लेफ्ट हुआ ना, और इधर क्या हुआ, राइट। इधर लेफ्ट हुआ और इधर राइट। जब भी कभी जनरली लाइट दी जाती है, प्रकाश दी जाती है, तो लेफ्ट से राइट की ओर ही दी जाती है। ये भी एक बात है, भले ये उस साइन कन्वेंशन रूल में इंक्लूड नहीं है, बट इट इज मस्ट बी रिमेंबर दैट द रे ऑफ लाइट प्लेस्ड ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। लेफ्ट से लाइट राइट डायरेक्शन ही देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, सर अगर मिरर का मुंह इधर कर दिए तो ठीक, कोई बात नहीं, इधर मुंह हो गया तो इधर से राइट से देंगे। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी अब तीसरा खड़ा होता है, कहता है कि सर मिरर ऐसे कर दिए, तो अब तो फिर ऊपर से आएगा। और कोई कहता है कि सर ऐसे हो गया मिरर, तो नीचे से आएगा। बट इस तरह से साइंस पढ़ा नहीं जाता। वो जैसा होगा उस तरह से फिर देंगे, नो डाउट, लेकिन पढ़ाई इस तरह से ही की जाती है। अगर हम इसको समझ गए तो अब घुराते जाना है, घुमाते जाना है, सब क्लियर रहेगा, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, तो यहाँ पर लाइट कहाँ से देंगे, लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, तो लाइट इधर से देंगे। और लाइट जब हम लोग इधर से देंगे, ये लाइट जो है आ गया, और ये लाइट जो आ रहा है, लाइट, तो लाइट के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मापा गया, दिस डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव। ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो लाइट के डायरेक्शन में लिया गया डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। उसके बाद
लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, लाइट के जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा ये निगेटिव हो जाएगा, वो हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये हो गया निगेटिव। अगला नंबर, अब प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम ऊपर जाते हैं, इस तरफ हो या इस तरफ हो, मिरर के बाईं तरफ हो या मिरर के दाईं तरफ हो, जिधर भी हो, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाते हैं, दिस डिस्टेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आते हैं, चाहे मिरर के इस तरफ हो या मिरर के इस तरफ हो, कहीं भी हो, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हम नीचे जाते हैं तो दिस डिस्टेंस इज टेकन एज निगेटिव, ये डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट क्या कहा कि सभी डिस्टेंस कहाँ से मापा जाएगा, पोल से। दूसरा पॉइंट, लाइट के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, पॉजिटिव। तीसरा पॉइंट, लाइट के अपोजिट में क्या होगा, निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या होगा, निगेटिव। यही 5 पॉइंट है, लेकिन एक बात दिमाग में रहना चाहिए, लाइट को हम लोग किधर से देते हैं, जनरली लेफ्ट टू राइट। तो लाइट को हम लोग लेफ्ट टू राइट देते हैं, मस्ट बी रिमेंबर। इस तरह से 6 पॉइंट हो जाता है, लेकिन ये 5 पॉइंट उसके रूल में, सिस्टम में शामिल है। और इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसको IOC कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ ऑप्टिक्स, उसके द्वारा ये 1941 ईस्वी में न्यू कार्टेशियन सिस्टम लागू किया गया है। अब आगे, अब यहाँ पर अगर ये चीज कोई स्टूडेंट भूल गया तो फिर क्या करेगा, लाइट के डायरेक्शन में, लाइट के अपोजिट, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस नीचे, इस तरह से वो दिमाग में रख नहीं पा रहा है, तो फिर क्या करेगा, ये कहाँ से आया, इसकी यहाँ जरूरत क्या है। देखिए, फिजिक्स इज द पार्ट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स इज द अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स एक अप्लाइड मैथमेटिक्स है, और यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स को ही पालन कर रहे हैं। यहाँ से सभी को पता ही होगा, हम लोग जब भी यूज करते हैं यहाँ पर कुछ भी सिस्टम, तो यहाँ एक्स एक्सिस लेते हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस होता है और ये ऑरिजिन होता है। पता ही होगा सभी डिस्टेंस यहाँ कहाँ से मापी जाएगी, ऑरिजिन से। ऑरिजिन ही क्या है, यहाँ पोल है। इधर जब डिस्टेंस मापते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव। इधर मापते हैं तो क्या होता है, निगेटिव। इधर मापते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव। इधर मापते हैं तो क्या होता है, यही तो है और कुछ नहीं है। साइन कन्वेंशन रूल इज नथिंग बट इज फॉलो द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जस्ट 2 डायमेंशन के सिस्टम को फॉलो कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, और इसमें कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज करते हैं, कारण क्या है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए इसको दिक्कत होती है। और अगर इसको भूल गए तो साइन कन्वेंशन रूल अगर भूल गए तो ना तो थ्योरी निकलेगा इसका, ना तो न्यूमेरिकल बनेगा। इसलिए बहुत छोटा चीज है, बहुत आसान चीज है, इसको ठीक से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर, चले आइए और इस चीज़ों को अब ध्यान से देखिए। अब प्रश्न ये आता है, ये वैज्ञानिक कौन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट। यहाँ पे नाम है रेने देकार्ते। ध्यान से देखिए, ये वो वैज्ञानिक हैं जिसको हम लोग देकार्ते कहते हैं, देकार्ते कहते हैं। इसको अगर हिंदी में लिखते हैं तो यहाँ पर इनका नाम हिंदी में है, हिंदी में इनका नाम होगा रेने देकार्ते। देखिए भाई, रेने देकार्ते, यही वो वैज्ञानिक हैं जिनके कारण न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल डेवलप हुआ। यही वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल को डेवलप किया। मेरा मानना है कि कोई भी पॉइंट जब पढ़ाई हो, उससे A to Z जितनी सारी चीजें हैं सब पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बार बार एक चीजों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो ध्यान दीजिए, यही वो वैज्ञानिक हैं रेने देकार्ते जिन्होंने कि साइन कन्वेंशन रूल दिया, ऐसे भी कह सकते हैं। इनका जन्म 31 मार्च 1556 को हुआ था। गौर कीजिए, इनका जो जन्म है वो हम बड़ा कर दे रहे हैं आप सभी के लिए। इनका जो जन्म है वो हुआ था कब, 31 मार्च 1556 को इनका जन्म हुआ था रेने देकार्ते का, और ये ले हाइडी फ्रांस में हुआ था। यानी देकार्ते कहाँ के साइंटिस्ट थे, फ्रांस के थे। और उसके बाद
द फादर ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक ज्योमेट्री का देकार्ते को फादर कहा जाता है। एनालिटिक ज्योमेट्री का देकार्ते को फादर कहा जाता है। आगे है द फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी। आधुनिक दर्शन शास्त्र का भी देकार्ते को फादर कहा जाता है, यानी देकार्ते ने ही फिलॉसफी का सिद्धांत का शुरुआत किया था। आगे है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म जो होता है, सिस्टम जो डेवलप होता है, उसके बारे में भी देकार्ते ने ही दिए थे। और आगे है कार्टेजियन डाउट। बहुत से वैज्ञानिकों को, बहुत से आदमी को ये कार्टेजियन सिस्टम में डाउट था, कंफ्यूजन था, उसको दूर किया किसने? देकार्ते ने। उसके बाद कॉजिको इंगिर सम, एक मैथमेटिकल सम होता है जिसको हम लोग कॉजिटो इर्गो सम कहते हैं, उसका भी निर्माण देकार्ते वैज्ञानिक ने ही किया था। ये थे देकार्ते वैज्ञानिक। अब आपको ये भी बता देते हैं कि देकार्ते ये कार्टेजियन सिस्टम नाम पड़ा कैसे। देखिए यहाँ से गौर कीजिए, यहाँ से गौर कीजिए, ये जो नाम है देकार्ते है ना, देकार्ते नाम है ना, तो यहाँ से अब गौर करके आप देख सकते हैं इस जगह, यहाँ से देख सकते हैं भाई, देखिए ये हुआ DES, ये लेटर दिख रहा है साहब, लेटर को चेंज कर रहे हैं। देखिए ये हुआ DES, ये हुआ DES और ये हुआ प्लस, या डैश भी यहाँ पे दे सकते हैं, डैश, और ये हुआ कार्तेज, डेज कार्ते, इसी को कहते हैं डी कार्ते। यही जो डी कार्ते हुआ, यही से हो गया कार्टेजियन, इसी से हुआ कार्टेजियन, तो नाम पड़ गया न्यू कार्टेजियन का न्यू चिन्ह परिपाटी, यहीं से पड़ा कार्टेजियन, इसी को हम लोग कार्टेजियन कहते हैं, कार्टेजियन, कार्टेजियन, कार्टेजियन। तो न्यू कार्टेजियन साइन सिस्टम रूल इसीलिए नाम पड़ा। ये कार्टे जो है तो इसी से कार्टेजियन नाम रखा गया, और ये जिन्होंने दिया देकार्ते वैज्ञानिक ने, उन्हीं के नाम से डेवलप हुआ कार्टेजियन। तो इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि चिन्ह परिपाटी का नियम किसने दिया और किस नाम पर न्यू कार्टेजियन पड़ा। न्यू कार्टेजियन, न्यू मतलब तो नया, कार्टेजियन यहीं से आया है, देकार्ते के नाम से आया है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि देकार्तियन कहाँ से हुआ। अब आगे इसमें बढ़ें, और आगे अगर हम लोग अब देखते हैं तो गौर कीजिए, यहाँ पर दोनों टाइप का मिरर में डिजिटली दिया गया है, इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पीछे तो बताए ही, और यहाँ पर ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है, सारी बातें पीछे उसमें बताई गई है। इसमें ये लाइट के डायरेक्शन में लेंगे तो पॉजिटिव, अपोजिट जाएंगे तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, सभी डिस्टेंस कहाँ से मापेंगे? पोल से। ये हुआ कनकेव के लिए। तो यहाँ से पता चलता है कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज निगेटिव, तो फोकल लेंथ इसका इधर होगा, इसलिए क्या होगा? निगेटिव होगा। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो लाइट यहाँ पर आया, ये कन्वेक्स मिरर है, लाइट इधर आया तो पॉजिटिव, इधर निगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो निगेटिव। और यहाँ से देख सकते हैं फोकस इधर है, ये मान क्या हो गया? पॉजिटिव। तो प्रिंस ये जो फोकस होता है कन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, और फोकस जो होता है कनकेव मिरर का निगेटिव होता है। ये कहाँ से होता है? कार्टेशियन रूल के आधार पर होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि फोकल लेंथ जो है, इस फिगर को भी आप चाहें तो बना सकते हैं, और यहाँ पर फोकल लेंथ इसका होता है निगेटिव और फोकल लेंथ इसका होता है पॉजिटिव। तो याद रखना है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है ड्यू टू कार्टेशियन सिस्टम रूल, और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। अब आगे जो है, अब हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, कल जो है आगे बताएंगे, और आज यहाँ तक जहाँ तक हुआ इसको अपने से पूरा रिवाइज कर लीजिए। और मुझे उम्मीद है आप एक अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट बनने के लिए आपको अपना लेवल ऊपर करने की ज़रूरत है, और अपना लेवल नीचे करने की से आपको नुकसान हो सकता है भविष्य में। इसलिए अपना लेवल जितना मेहनत करके ऊपर कीजिए, एक से कठिन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। हल्का चीज़ तो अपने वो हो जाता है जब समझ में आ जाता है।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।